स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुसुमनेट क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले 6 लेक्चर से कम्युनिकेशन पे बात कर रहा हूं, उसी लेक्चर सीरीज में आज मैं कम्युनिकेशन के 25 सवालों को लेकर के आपके सामने आया हूं और इस वीडियो में मैं उन 25 सवालों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आप यदि लिख रहे हैं तो हमारे साथ लिखते चलिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले सवाल पर चलते हैं। आज का पहला सवाल है हमारे पास दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संचार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम मौखिक संचार नहीं है। तो मौखिक कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, इसको अंग्रेजी में ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आप बोल कर कोई काम करते हैं, लिख कर नहीं। तो जैसे रेडियो प्रसारण है बोल कर करते हैं, सम्मेलन है तो बोल कर करते हैं, इंटरव्यू है, तीसरा जो साक्षात्कार लिखा है इन्होंने ये भी बोल कर करेंगे। लेकिन प्रश्नावली होगा दोस्तों, इसमें आप बोल कर काम नहीं करेंगे, लिख कर करना होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा लिखित संचार नहीं है। आपको ये बताना है कि रिटन कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है। तो रिटन कम्युनिकेशन किसको कहते हैं दोस्तों, जिसमें आप लिख कर बात करते हैं। तो टेलीफैक्स में आप लिख कर बात करेंगे, चार्ट में आप लिख कर बात करेंगे, मेल में भी आप लिख कर बात करते हैं। लेकिन जब घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, तो आप उसमें लिख कर बात नहीं करते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। और तीसरा जो सवाल है दोस्तों वो है, शाब्दिक संचार के कितने प्रकार होते हैं। शाब्दिक संचार के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं अंग्रेज़ी में। और मैंने बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होगा वो इसका आंसर 2 होगा। चौथा सवाल है हमारा, किस संचार का साक्ष्य अस्थाई होता है। मतलब कि आप जब किसी से संवाद करते हैं तो कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिसका आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड होता है। तो ऑब्वियसली मौखिक का तो नहीं होगा, ठीक है, मौखिक का तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और लिखित जब मौखिक का नहीं होगा तो लिखित एवं मौखिक दोनों, ये भी आंसर कट जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी आंसर कट जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा लिखित। जब आप रिटन कम्युनिकेशन किसी से करते हैं तो आपके पास उसका परमानेंट रिकॉर्ड रह जाता है। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से मेल के थ्रू बात कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप पे चैट करके बात कर रहे हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन है। तो आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड रहता है वहाँ पे, आपका चैट वहाँ पे प्रिजर्व्ड रहता है। इसीलिए जो ये होगा इसका आंसर ए होगा, लिखित कम्युनिकेशन। पांचवा जो हमारे पास सवाल है वो है, निम्न में से कौन सा पार्श्व भाषा नहीं है। पार्श्व भाषा का मतलब है दोस्तों पैराफ्रेजिंग के बारे में। तो पैराफ्रेजिंग के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, पैरा लैंग्वेज के बारे में मैं जब अगला लेक्चर लूँगा तो उसमें बताऊँगा मैं। उसमें हम लोग पढ़ते हैं दरअसल समय भाषा के बारे में, ठीक है। तो आपको ये सवाल अभी समझ में नहीं आएगा, मैं अगला लेक्चर लूँगा तो उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, तब तक आप इसको लिख लें, समय भाषा। हमारे पास छठा जो सवाल है दोस्तों वो है, अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार हैं। अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार हैं। तो अशाब्दिक संचार किसको कहते हैं दोस्तों, अशाब्दिक संचार उसको कहते हैं जिसको अंग्रेजी में नॉन वर्बल कहा जाता है, ठीक है। नॉन वर्बल, जहाँ पे आप शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, कहता है कि अशाब्दिक संचार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैंने आपको 5 प्रकार के बारे में बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जैसे बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, पोस्चरिंग, गेस्चरिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है वो किस में आती है, अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आती है। और कितने होते हैं टोटल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो 5 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 7वां जो सवाल है, कहता है कि पार्श्व भाषा के, यानी अंग्रेजी में इसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, पार्श्व भाषा के कितने प्रकार हैं। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, पार्श्व भाषा के 2 प्रकार हैं। ये मैं अगले लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन करूँगा। 8वां जो सवाल है, कहता है निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार नहीं है। मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे समय भाषा, तो दोस्तों ये समय भाषा जो है, आप किसी को समय बताने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना भाषा का आप जिस तरीके से आप इशारा कर करके बता रहे हैं किसी को कि इतना टाइम हो रहा है, या फिर सूर्य देख करके आप पता कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें होंगी वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है
कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, तो समय भाषा जो है नॉन वर्बल होगा। ठीक है, स्थिर स्थान जो है वो भी नॉन वर्बल में आएगा। स्थान का प्रयोग मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं तो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, जैसे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया था और उसमें स्थान के बारे में मैंने बताया था। तो ये भी बी जो होगा ये भी नॉन वर्बल होगा। तो लास्ट का जो डी होगा दोस्तों ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। ठीक है, स्वर का उतार चढ़ाव ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें बोलना पड़ेगा और जब आप बोलेंगे तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में चला जाएगा और वर्बल में भी ओरल कम्युनिकेशन में चला जाएगा। सवाल नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। 9वां सवाल है हमारा, कक्षा में यानी कि क्लास में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ऑप्शन नंबर ए है बात मत करो, ये कहेंगे आप, या फिर स्टूडेंट्स की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, ये बोलेंगे आप, या सी ऑप्शन है शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना, या डी शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ करना। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि आप शांत रहेंगे और शांत रहकर जब स्टूडेंट की तरफ देखेंगे तो स्टूडेंट खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। हमारे एक प्रोफेसर थे ओम प्रकाश प्रसाद, वो दरअसल इस चीज़ को बहुत फॉलो करते थे। आगे आते हैं दोस्तों अगले स्लाइड में, और मैं आपको सवाल नंबर 10 बताता हूँ। आज का 10वां सवाल है दोस्तों, वो कहता है कि स्टूडेंट्स तक अपने आइडिया को संप्रेषित करने में, कम्युनिकेट करने में शिक्षक की असफलता से संभव है। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको बताना है कि शिक्षक किस चीज़ में असफल होगा तब वो कम्युनिकेशन करने में, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने में असफल हो जाएगा, इसमें किस चीज़ को वो फॉलो नहीं करेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला ऑप्शन है कक्षा में यानी क्लास में अनुशासनहीनता। ठीक है, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, यानी कि इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन सी में है क्लास में जो अब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी जिसमें कहता है कि उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि आप जब डिसिप्लिन आपके क्लास में नहीं रहेगा, ठीक है, जब क्लास में आप पढ़ाएंगे और स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर आपके क्लास में लगातार स्टूडेंट अब्सेंट रहेंगे, तो ये तीनों जो कारण है दोस्तों, ये तीनों कारण जो है आपके कम्युनिकेशन को असफल करेगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का 11वां सवाल है हमारा, संचार पक्ष का कौन सा समूह कक्षा में संचार की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इवैल्यूएशन, संकेंद्रण और निर्देशन। ठीक है, आप इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इससे आपको क्या होगा कि आप जब क्लास में बात करेंगे तो आपके मैसेज को स्टूडेंट तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगा, वो खंडित नहीं होगा। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है सवाल नंबर 12वां सवाल कहता है कि सुनना दुष्प्रभावित होता है, यानी लिसनिंग दुष्प्रभावित होता है आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, तेज गति से बोलने से, ठीक है, बड़ा बहरापन होने से जो कि शारीरिक समस्या है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि आप सुनने में समस्याएं किन किन चीज़ों से हो सकती है, जैसे आप आवश्यकता से अधिक सुनेंगे तब भी समस्या होगा, तेज से बोलेंगे तब भी समस्या होगा, और यदि आप बहरे हैं तब भी सुनने में समस्या होगा। यानी इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और आज का 13वां सवाल जो हमारा वो कहता है श्रवण अर्थात सुनना, ठीक है, लिसनिंग, जो कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, में सुधार लाया जा सकता है। मतलब कि लिसनिंग का जो प्रोसेस है उसमें आप सुधार ला सकते हैं, किस तरीके से? ऑप्शन नंबर ए है पूरे तौर पे ध्यान कंसंट्रेट करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है दूसरे तक पहुंचाए गए सामग्री को नई, रुचिकर तथा आवश्यकता अनुसार बनाने के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अपनी आवाज़ को प्रभावशाली बनाकर, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि यदि आप अपने कम्युनिकेशन को, आप अपने लिसनिंग प्रक्रिया को, आपके स्टूडेंट, आप चाह रहे हैं कि आपका स्टूडेंट आपको ज़्यादा सुने, तो आप इसमें किन किन पॉइंट पे फोकस करेंगे? आप चाहेंगे कि वो कंसंट्रेट भी करें, ठीक है, और दूसरे तक जो आप मैसेज पहुंचाना स्टूडेंट तक वो इंटरेस्टिंग वे में पहुंचाएं, और अपने आवाज़ को प्रभावशाली बनाएं, इम्पैक्टिव बनाएं। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। और आज का सवाल नंबर 14 है, कहता है
कि दूरदर्शन पे शिक्षण कार्य कक्षा अध्यापन से उत्तम है। कहता है दूरदर्शन पे अर्थात टीवी पे पढ़ाना अध्यापन से मतलब क्लासरूम कम्युनिकेशन से, और टीवी पर जो पढ़ाएंगे वो कह रहा है कि टीवी पर जो आप पढ़ाएंगे वो क्लासरूम कम्युनिकेशन से ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या क्या चीज़ें होंगी। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बड़ी बड़ी क्लास चलाना संभव है और इस प्रकार यह आर्थिक रूप से किफ़ायती है। ऑप्शन नंबर बी है, जटिल विषयों के अध्यापन के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है, अध्यापन सामग्री की फिल्म बनाकर उन्हें पुनः प्रयोग किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि आप टीवी पर जो कम्युनिकेशन होगा, मैंने बताया था ऑडियो विजुअल मेथड से होगा, और डेल एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है, अपना मेथड दिया है डेल का, त्रिकोणीय मेथड। मैं आपको जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा इसके बारे में। तो दरअसल आप जब टीवी पे कम्युनिकेट करेंगे, टीवी पे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो ऑडियो विजुअल जो मीडियम होगा उससे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, जिसमें ऑडियो प्लस वीडियो दोनों भी होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों ये होगा कि चूँकि टीवी के माध्यम से आप बड़ा बड़ा जो क्लास है वो आसानी से चला सकते हैं, पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है। और बहुत जटिल से जटिल जो कठिन से कठिन विषय हैं उसके लिए आप एक्सपर्ट भी बुला सकते हैं, टीवी पे टॉक रख सकते हैं। और टीवी पर एक चीज़ और है कि आप यदि उसका कैसेट बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आप फिर से उसको प्रसारित कर सकते हैं। यानी इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे, और आज का हमारा सवाल नंबर 15 जो है वो ये है कि निम्न सभी दूरदर्शन शिक्षा की सीमाएं हैं, केवल एक को छोड़कर, वह कौन है। मतलब कि यदि आप टीवी के माध्यम से एजुकेशन ले रहे हैं तो उसके क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है, दूरदर्शन अध्याय एक निश्चित गति से आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार वे छात्रों के व्यक्तिगत बौद्धिक स्तर को ध्यान में नहीं रख पाते। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें अध्यापकों तथा छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान का मौका नहीं होता। यह अध्यापन सामग्री को भली भांति समझने के लिए छात्रों की उचित सहायता नहीं करते। और ऑप्शन नंबर डी है, वो है कार्यक्रम की तैयारी तथा योजना बनाने में विशेषज्ञ अर्थात एक्सपर्ट बहुत अधिक समय लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो इसकी सीमाएं हैं टीवी एजुकेशन की, वो एक को छोड़ करके सभी उसकी सीमाएं हैं। और एक सीमा क्या है जो इसमें आसानी से हो सकता है, वो ये है कि यह जो है टीवी के माध्यम से अध्यापन सामग्री जो हमें मिलता है वो छात्रों की उचित सहायता नहीं करते। जैसे आपको जब दिक्कत हो गया, ठीक है, तब आप किस तरीके से बात कर पाएंगे, क्योंकि क्लास तो रिकॉर्डेड है और आप सामने में नहीं, ऑफलाइन क्लास हो नहीं रहा है, लाइव हो नहीं रहा है कि आप सवाल कर सकते हैं, आपके सामने रिकॉर्डेड चीज़ें चल रही है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आते हैं अगले सवाल पे, और सवाल नंबर जो 16 है वो यह है कि सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है। सामूहिक संचार का मतलब है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया था, उसकी परिसीमा क्या हो सकती है, उसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। यह बहुत महंगा होता है, फीडबैक प्रणाली कमज़ोर होती है, या फिर संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी, सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा, क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन में फीडबैक का जो सिस्टम है वो बड़ा ही वीक होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन में फीडबैक का जो सिस्टम है वो बड़ा ही वीक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आते हैं अगले सवाल पे, और आज का अगला सवाल जो हमारा है वो है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न लाभदायक है किस चीज़ के लिए। केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए, बड़े समूह के कम्युनिकेशन के लिए, या फिर क्लास के केवल कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि क्लोज सर्किट टेलीविज़न की बात की जा रही है, तो केवल एक ही स्थान पर रहने वाले जो लिमिटेड दर्शक हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं, उन्हीं के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, उन्हीं के लिए ये लाभदायक होगा। ठीक है, सवाल नंबर 18 पे आते हैं, और 18वां सवाल है, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित एजुकेशनल प्रोग्राम लाभदायक है क्योंकि, ये कहता है क्योंकि यह सांसारिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बी, यह सूक्ष्म रूपीय जीवन को आवर्धित करके दिखा सकता है।
और उसे टीवी पर प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, यह दर्शकों के एक बड़े समूह को एक ही ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करता है, और अथवा विभिन्न स्थानों पर रहने वाले दर्शकों को एक साथ देखने की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि सही बात है कि टीवी के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को वास्तविक रूप से इमेजिनरी सिचुएशन में ला करके, ठीक है, आप उसको इमेज के रूप में ला करके ये काम कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। कहता है कि छोटे से छोटे जीवन का जो छोटा से छोटा पहलू है उसको आप टीवी पे प्रस्तुत कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है, यह दर्शकों के एक बड़े समूह को ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का मौका प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 19। कहता है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर शॉर्ट सर्किट टीवी क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए अधिक उत्तम है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सस्ता तथा स्वचालित होता है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसमें चित्र जो है आपके इच्छा के अनुसार क्रम से दिखाए जा सकते हैं और आगे बढ़ जाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सरलता से मस्तिष्क में बिठाया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, इसका प्रयोग सरल है। आप ऐसे सवाल में हमेशा कन्फ्यूजन में चले जाते हैं क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन हमेशा लगता है कि ये सारा सही है, लेकिन आप फिर से ध्यान से देखें, ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है शॉर्ट सर्किट, वो टीवी कक्षा जो मतलब टीवी, और ये टीवी मतलब प्रोजेक्टर टीवी ओवरहेड प्रोजेक्टर शॉर्ट सर्किट टीवी, ये एक यंत्र का नाम है जो प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई होता है, उसका नाम है। कहता है क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए अधिक उत्तम है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा ये बी होने वाला है, क्योंकि इसमें चित्र जो है आपका जो जैसे आप पीपीटी तैयार करके प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हो, तो पीपीटी में क्या है आपको फ़ायदा है कि आप वापस जा कर के फिर से उस फाइल पे उस पीपीटी पे जाकर जिक्र कर सकते हैं, वो आपके पास सेव होता है, डिलीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। और आते हैं सवाल नंबर 20 पे, और आज का हमारा 20वां सवाल जो है वो यह है कि छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप, या फिर विभिन्न बौद्धिक क्षमता रखने वाला ग्रुप, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आप बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, सबको बराबर फ़ायदा होता है। ठीक है, आज का सवाल नंबर 21 से कहता है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है। किस चीज़ की नवीनतम विकास है? एफएम चैनल की उत्पत्ति, जेड चैनल का समावेश, स्टार चैनल का समावेश, एम चैनल का समावेश। ये मैं आपको जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें इस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर ये होगा एफएम चैनल की उत्पत्ति। ठीक है, और सवाल नंबर 22 है CHEER का तात्पर्य क्या है? इसका क्या फुल फॉर्म है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं चिल्ड्रेन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। और आज का सवाल नंबर 23 है, और 23 सवाल का ऑप्शन इसमें 2 ही दिख रहा है, इसीलिए मैं अगले स्लाइड में आता हूँ। और सवाल नंबर 23 यह है कि भारत में एजुकेशनल टीवी पहली बार कब आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों 1959, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपसे जितना सवाल का वादा किया था मैंने उतने सवाल को डिस्कशन कर दिया है। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके से मैं आपके लिए सवाल लाता रहूँगा और सारे टॉपिक को मैं बारी बारी से पढ़ाऊँगा। वैसे हर छात्र जो इतिहास से नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनको पेपर 1 में स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या फिर जो किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो जो नॉलेज सीकर है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।